yesterday we did the off-bow principle. I told you कि उससे आपको पता लग जाता है simply कि कौन से सब शेल के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, किस ऑर्डर में ऐड करने हैं. You just follow that and you'll be able to figure out what the electronic configuration is of the atom. और फिर हमने we also figured out कि when you're filling electrons in an atom, we figure out कि how do you fill subshells that are incomplete. ठीक है, मतलब ऑर्बिटल लेवल के ऊपर ना इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे. तो if there is 2p4 या 2p3, I told you कि p के अंदर there are 3 orbitals. So the electron would tend to occupy the empty orbitals first. ठीक है, वो पहले बारी बारी all of them are going to get filled up. उसके बाद फिर वो दो दो करके fill होंगे. ठीक है, so you have to remember that as well कि कौन सा within a subshell आप electrons को किस तरीके से fill up करोगे. अच्छा, ये सारा हमने किया था, यहीं पे छोड़ा था. So I'll just do a few more electronic configurations. ठीक है, for example कोई बड़ा atom pick कर लेते हैं. You can all see the screen, right? Yes, sir. Yes. अच्छा, so अच्छा, let's pick another atom. कोई भी random, कोई एक से नहीं, साथ ही. अच्छा, remember 9701 data booklet स्क्रीन में टाइप कर लेना. you'll be able to, ये मैं दिखा भी देता हूँ. 9701 डेटा बुकलेट. ठीक है, इसकी अभी जरूरत होगी. बस अगली दफा वो आप लोगों के एग्जाम में it would be given the data would be given with the question. ठीक है, so you won't get a separate data booklet, लेकिन at least ये पास पेपर क्वेश्चंस के लिए you would need it. ठीक है, so we can try a big atom. ठीक है, let's try iodine, which has 53 electrons. So let's try that one. Okay, what would be the electronic configuration of iodine? And it's got 53 electrons. और ऑफ बॉ प्रिंसिपल का जो टेबल है ना, उसको भी हम एक से मैं दोबारा से कॉपी कर लूं. सॉरी, just a second here. अच्छा, ये टेबल सामने आ गया. इसको बस फॉलो करना है कि आयोडीन के पास है 53 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ यू हैव टू बी वेरी गुड विद काउंटिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 1s2 2s2 2p6. ठीक है, एरोस को फॉलो करना है. so 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. फिर क्या आ रहा है? 3p6 के बाद 4s2 आ रहा है. अच्छा, फिर 3d10 आ रहा है. जी सर. 4p6 4p6. पहले तो ये फिगर आउट करो, काउंट कर ले. कोई काउंट करेंगे. 5p5 तक आ रहा है. अच्छा, 5s2 38 हो गए. अच्छा, उसके बाद एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पे कर दूं. अच्छा, you've got 5s2 और फिर 5s2 के बाद ये आएगा 4d10 4d10 5p6 5p5 5p5 होगा. ठीक है, तो आखिरी वाला जो सबशेल है ना, that's not completely filled. इनके पास वो ऑर्डर रीअरेंज करेंगे. हाँ, इनके ऑर्डर्स जो है ना वो रीअरेंज कर लो कि ऑल्दो कोई मार्क वैसे काटेगा नहीं इसके, लेकिन बेहतर है कि थर्ड शेल एक से 0 इनके ऑर्डर को ना आगे पीछे कर लेना, ताकि जो आउटर मोस्ट है ना वो आउटर मोस्ट हो. तो वो एंड में ऑर्डर रीअरेंज करके लिख लेना. ठीक है, मतलब फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल, फिर थर्ड शेल, फिर फोर्थ और फिफ्थ शेल. ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट हैव टू डू दिस.
5p 5, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन ये कि इतना टाइम किसके पास है, हाउ डू यू फिगर आउट के हम जो है ना, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दी आउटर मोस्ट शेल, जैसा उसमें भी क्या कहते हैं, ओ लेवल्स के अंदर भी हम तो बस वैलेंस शेल के अंदर इंटरेस्टेड थे कि ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स पड़े ना, ये बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे। ये तो इलेक्ट्रॉन्स एटम के बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ पड़े हुए, दे आर नॉट द वंस दैट आर गोइंग टू बी टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। जो सबसे बाहर पड़े होंगे, दे आर द वंस दैट विल बी इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का ना पहले तो दो तीन डिफरेंट तरीके हैं। वन इज कि व्हाट यू डू इज कि इफ यू लुक एट द प्योर टेबल, तो आप क्या करते हो कि आप तो ये हम पहला तरीका पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द प्योर टेबल, ठीक है, तो आप हीलियम या नियॉन या आर्गॉन, ठीक है, आर्गॉन के ना 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन जो है वो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन इज 36 इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट यू डू इज कि आप 36 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मुझे बताओ कि कहां तक होंगे 36, कि इफ आई ओपन दिस टैब तो मुझे बताओ 36 कहां तक होंगे। यहां तक क्या होगा, यहां तक मेरा 30 है, और मेरे ख्याल से यहां तक 36 होंगे, सर 4p6 तक। ठीक है, यहीं तक 36 होंगे, ठीक है। 4s2 तक 30 है, और फिर यहां तक 36 होंगे। सो वन वे ऑफ राइटिंग कि ऑब्वियसली अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो पता है, वन वे ऑफ राइटिंग दिस इज ताकि शॉर्ट फॉर्म हो, तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ इस पूरी चीज को ना आप कहते हो कि भाई ये तो क्रिप्टॉन है, ठीक है। तो आप वो नोबल गैस का नाम लिखते हो और उसके आगे फिर लिख देते हो कि दिस इज 4d10 5s2। यानी अगली दफा लिखना होना तो आप ये लिखोगे कि मतलब हर दफा किसी को बताना है तो आप पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना, दैट्स टाइम वेस्टिंग। तो आप बस नोबल गैस जो उससे पहले आ रही है वो नोबल गैस कोट करते हो कि भी 36 इलेक्ट्रॉन्स, well that is 36 electrons, ठीक है, this one। तो उससे आगे ये कहानी है, ठीक है। इज दिस क्लियर? सर सिर्फ वैलेंस वाला नहीं लिख सकते? वो उस पे मैं आता हूँ, वैलेंस वाले पे आता हूँ, ठीक है। नो सर, मुझे क्लियर नहीं हुआ। देखो, अगर मैंने आपको कहा कि दोबारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो आप ये सारी लिखना पड़ेगा ना, तो टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये किस चीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, दैट इज 36 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ठीक है। मतलब 36 इलेक्ट्रॉन्स है। 36 इलेक्ट्रॉन्स किस एटम में होते हैं नोबल गैस के, आप उससे पिछला नोबल गैस पकड़ो तो उसमें इफ यू लुक एट क्रिप्टॉन दैट इज 36 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्रिप्टॉन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे ना, दैट वुड बी एग्जैक्टली दिस। डू यू गेट द पॉइंट? यस सर। तो आप क्या करोगे कि बजाय इसके, अगर मैं आपको कहूँ ना कि दोबारा कहीं और, लेट्स से आप पहले आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिगर आउट कर चुके हो, अब दोबारा लिखना तो वो तो टाइम वेस्ट होगा ना, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा इसको लिखने में, ठीक है। तो बजाय इसके आप इस पूरी चीज को ना समराइज कर लो कि भाई ये क्रिप्टॉन है 36 इलेक्ट्रॉन्स, और मतलब क्रिप्टॉन बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि 36 इलेक्ट्रॉन्स, ये सारा दिस क्रिप्टॉन रिप्रेजेंट्स दिस थिंग, और उसके आगे 4d10 5s2 5p5, ठीक है, दैट्स दिस। तो ये आपके पास ना आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई, उसकी शॉर्ट फॉर्म। इसी तरह बाकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं उनको भी हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आयरन से पिछला, आयरन किधर है, एफी यहाँ पे, ठीक है। एफी से पहले ना आर्गोन आता है, ठीक है। यूज नोबल गैसेस टू उसको एब्रीविएट करना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। सो आर्गोन इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आयरन के केस में व्हाट यूल डू इज कि 18 इलेक्ट्रॉन्स कहां तक होंगे, मेरे ख्याल से यहां तक 18 होंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सो दैट मींस ये कोई कंफर्म कर ले, दिस इज आई थिंक 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं, आर्गोन के पास, तो दैट्स आर्गोन। और उसके बाद यू हैव 3d6 एंड 4s2। तो ये आपने ना उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लिया, बजाय इसके पूरी लिखो। आप कहते हो कि भाई ये सारा तो आर्गोन है 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो आर्गोन रिप्रेजेंट्स दिस, और उसके बाद इट्स 3d6 एंड 4s2। तो ये आयरन की ना शॉर्ट एब्रीविएटेड फॉर्म है। इज दिस क्लियर? यस और नो क्लियर है? Yes, sir. Yes, और sir.
और हमेशा नोबल गैस पिक करते हो आप। सर ये 46 जो है सर प्रोटॉन नंबर सर, इसका लिख सकते हैं सर, ये जो पैलेडियम है सर। कौन सा? सर आपने सर 46 का लिख सकते हैं सर, मतलब आपने क्रिप्टॉन चूज किया ना सर, इधर 4d10 में सर आप 10 ऐड कर दें तो 46 हो जाएंगे सर। ये बीच में सर पैलेडियम हैज 46 प्रोटॉन्स, तो सर इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरह। नहीं, एक सेकंड मैं शेयर कौन सी टैब कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। नहीं, पैलेडियम किधर है? पीडी ये वाला, इसकी बात कर रहे हो आप? सर 46 हाँ, यस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। सर। नहीं सर, जो आपने अच्छा आयोडीन के भी लिखवाई है सर। अच्छा, सर वो मैंने आपने वो हाँ ठीक है, क्रिप्टॉन वो के फॉन्ट 4 ठीक है एग्जैक्टली। वो मुझे समझ आ गई बात। तो आप कह रहे हो कि क्रिप्टॉन मैंने यूज किया तो पैलेडियम यूज कर सकते हैं। जनरली कन्वेंशन है कि आप नोबल गैस ही चूज करते हो, हाँ ठीक है? इनमें से ना नोबल गैस चूज करते हो ठीक। कि आयोडीन होगा ना, तो उससे पिछला जो नोबल गैस है ना 36 तक आप क्रिप्टॉन लिख देते हो, और उसके बाद जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं ना उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख देते हो, ठीक है? तो उससे आपका ना ठीक है सर। टाइम बचेगा। तो हमेशा यू ऑलवेज यूज अ नोबल गैस। और ये जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ज्यादा होती है ना उनके लिए आप ये करते हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटा एटम है ना, पोटेशियम के लिए प्रॉब्ली कर सकते हैं। पोटेशियम क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स मेरे ख्याल से यहाँ तक है। तो पोटेशियम के लिए व्हाट यू कैन डू इज कि इन 18 को तो आप कह दो कि दिस इज आर्गॉन, और उसके बाद बचा आपके पास ये वाला 4s1 ही बचा है। सो उसके बाद यू कैन राइट 4s1, ठीक है? तो पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी जो शॉर्ट फॉर्म होगी, that's just going to be argon and there's going to be 4s1 at the end, ठीक है? क्लियर है? यस और सर। फिर जो बहुत छोटे होंगे उनकी तो खैर आप लिखोगे, उनकी एब्रिविएटेड फॉर्म लिखने की क्या जरूरत है? अगर किसी पास 5-6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके लिए तो आप एब्रिविएशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? बस ये आपकी लाइफ इजी बना देते हैं कि बार बार ये पूरा ना लिखना पड़े, आप बस ये लिख दो क्रिप्टॉन और ये सारा, ठीक है? दैट्स इट। अच्छा, सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मुझे इसके अंदर वाले शेल से इतना कोई लेना देना है नहीं, कि क्योंकि बॉन्डिंग की जब बात होगी और रिएक्टिविटी की बात होगी, whatever reaction that's happening with the outermost shell, ठीक है, वैलेंस शेल, आई वांट टू फिगर आउट कि जी सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं ना, उधर कोई जगह खाली है, जिस तरह इसमें 5p5 है तो देयर इज स्पेस अवेलेबल। तो मैंने वो देखना है कि इज द आउटर शेल कंप्लीट, कोई ऑर्बिटल है जो खाली है कि नहीं है। तो मतलब रिएक्टिविटी वो डिसाइड करते हैं। ये अंदर वाले शेल्स तो दे नॉट इन्वॉल्वड इन, अंदर वाले सबशेल्स दे नॉट इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन। सो there's this simple method which is okay, if you look at the periodic table जिसके अंदर group 1 है and you've got group 2, फिर बीच में ना you've got D block elements, and then you've got group 3 and 4 and 5. ये 3 तो 13 है, 4 is 14, 15, अच्छा now figuring out electronic configurations without actually writing the electronic configuration, like ऑफ फॉर प्रिंसिपल यूज किए बगैर। तो इसमें जो ग्रुप 1 और 2 है, बीच में देयर इज ट्रांजिशन मेटल्स, और एंड में ना ये 13 टू 18, ठीक है? वो लास्ट वाला भी इन्वॉल्व है। There's certain names given to this. This is known as an S block. इसका नाम तो वैसे ही D block था, and this one is known as our P block elements, ठीक है? अच्छा, why are they given these names? Starting with the first one, why are they called S block elements? What happens is if you write or pick an atom in group 1 or in group 2, the electronic configuration of or valence shell, ठीक है? Remember I'm talking about the valence shell, जो outermost shell है जिसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन्स जाके पड़े हुए हैं।
group 1 is always going to be S and it's going to have 1 electron in it, and group 2 will always have the outermost subshell or outermost shell के अंदर ना there's going to be an S with 2 electrons in it. ठीक है, we can try this out. Okay, if I pick let's say उधर से मैं पिक कर लेता हूँ, सीजियम पिक कर लेते हैं, 55 है, ठीक है, तो या फिर Na भी पिक कर लेते हैं, पहले Na की लिख लेते हैं. Na is 11, so that's 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. तो you can have a look कि उसका जो outermost shell है ना, it's got an S subshell with just 1 electron in it. तो group 1 जब भी होगा ना, उसका कोई भी element होगा, it's going to have just an S subshell and it's just going to have 1 electron in it. तो आपको मतलब आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है. What you can just, I mean, you can directly know कि मतलब अंदर जो मर्जी है, outermost में there's an S and it's got just 1 electron in it. Cesium का भी कर लेते हैं. Cesium is 55, so I can write the electronic configuration of cesium. हम इसको ना iodine 53 था, तो मैं iodine के आगे कॉपी कर लेता हूँ कि iodine से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना, तो I'm just going to copy. ये हो गया हमारे पास आयोडीन, और 5p के बाद 6s आ रहा था, ठीक है, तो cesium is just 2 more electrons compared to iodine. तो ये वही ऑफ वर्क प्रिंसिपल है. इसका जो 4p होगा ना, इनमें वो फुल होगा, 2 और इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, तो 5p6 होगा और फिर 6s1 होगा. तो इसका भी outermost shell जो है ना, that is an S with 1 electron in it. Is this clear? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. तो बेसिकली मसला ही सारा खत्म हो गया. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है. मतलब आपको बस ग्रुप 1 में तो आपको पता है कि इसके जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, that's an S, और there's just 1 electron in it, ठीक है. ग्रुप 2 इसी तरह होता है, वो हमेशा it's going to be an S with 2 electrons in it, ठीक है. फॉर एग्जांपल if I pick magnesium with 12 electrons, तो उसके एंड में ना S ही आएगा, उसके अंदर 2 electrons होंगे, तो 1s2, 2s2, you got 2p6 and you've got 12 electrons, so there's going to be 3s2. तो बस वो बाहर S आया with 2 electrons, so that's S with 2. D block का नाम D block इसलिए क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू अ D. अच्छा, इधर इशू ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि the D is not going to be the outermost shell. Last electron goes into D. ठीक है. इसमें याद रखना कि क्योंकि वो था कि ऑफ बॉल प्रिंसिपल ना इलेक्ट्रॉन्स को आगे पीछे फिल अप कर रहा होता है. So according to the off-ball principle, the last electron that you fill up in the electronic configuration, that's going to go into the D subshell. तो इसलिए you call it the D block element. लेकिन याद रखना कि outermost जो होगा ना, वो S ही होगा. जिससे हम कोई भी ट्रांजिशन मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, अगर मैं उसकी लिख लूं वनेडियम की, वनेडियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वनेडियम इज 23, तो 23 की होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद वो 4s फेल हो जाता था, ठीक है. तो 4s2 होता था, और उसके बाद फिर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो जाते थे, कितने बचे? 3, वो फिर D के अंदर जाते थे. मैंने ऑर्डर पहले ही चेंज कर लिया था उसका. 4s पहले फिल हुआ है, उसके बाद फिर D फिल हुआ है. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्चुअली वेंट इनटू द D subshell, which is why it's called a D block element. I mean, all of them are called D block elements. ये उनका करेक्ट नाम है, ठीक है. ये जो ब्लॉक है ना, that's not known as, I mean, transition metals जो है ना, वो इनकरेक्ट है थोड़ा सा, क्योंकि not all of them are actually transition metals, but all of them are D block elements. तो outermost जो है वो 4s है, but the last electron is actually going into the D subshell. ये क्लियर है? ये एक और दफा समझा दें. नहीं, डी ब्लॉक ये था ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लो ना, ऑफ बॉल प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, वही एरोस को ना,
तो मतलब एरोज में क्या कि 23 कहाँ पे गए हमारे एरोज? 23 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन मेटल्स का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और फिर 3d3। तो मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? डी के अंदर। तो इसलिए आप उनको ना जो भी इस ब्लॉक में एलिमेंट होगा ना, जो मर्जी हो, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आप अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल फिलअप कर रहे होगे ना, वो डी के अंदर कर रहे होगे। ये बात क्लियर है? जी सर। लेकिन वो मसला ये होता है कि वो डी जो होता है ना, वो इनर शेल का होता है और 4s पहले फिलअप हो जाता है, ठीक है? तो जो बाहर वाला होगा वो हमेशा 4s ही होगा। ये मैंने बीच में ना एक वो कमेंट लिखा हुआ था कि आउटर मोस्ट जो है ना, दैट्स स्टिल दी एस, ठीक है? अच्छा, बाकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स सारों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ये माइक ऑफ कर दो प्लीज। अच्छा, सारों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। सारों का आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा, सो इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी एस, उसका फुल होगा। ये आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2p1, दिस वुड बी S2p2 S2p3, ये S2p4 S2p5 और ये आखिरी जो होगा ना, उसमें P कंप्लीटली फिल होगा, ठीक है? S2p6। अच्छा, इसमें मैं शेल नहीं लिख रहा क्योंकि शेल तो चेंज होता रहता है कि वो कोई एटम छोटा होता है, कोई एटम, सम एटम्स आर बिगर इन साइज। तो मतलब हो सकता है 3s2 3p1 और 2s2 2p1 हो, ठीक है? आई एम नॉट राइटिंग द शेल्स, आई एम जस्ट सेइंग कि आउटर मोस्ट शेल में सब शेल्स कौन से होंगे। सो लेट्स पिक एनी एलिमेंट फ्रॉम द पी ब्लॉक के नाइट्रोजन है, ग्रुप 5 में है। तो व्हाट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 5 इलेक्ट्रॉन्स, इट्स गोइंग टू बी 1s2 2s2 और P में बचे 3। तो ये इसका ना आउटर मोस्ट शेल है। उसके अंदर देयर इज एन S सबशेल विद 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अ P सबशेल विद 3 इलेक्ट्रॉन्स। वो ऊपर जाके भी कंपेयर कर लो कि ग्रुप 15 का हमने क्या लिखा था? S2p3 लिखा था। तो यहाँ पे भी S2 और P3 आ रहा है कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह अगर मैं कोई ग्रुप 16 का पिक कर लूं, सल्फर होता है ग्रुप 16 में। सो इफ आई राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या होगा? 1s2 2s2 2p would be 6 3s2 और P में कितने होने चाहिए अब? 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया हमारे पास 12 14। 3p4 ये कितना? हाँ, ये कितने हुए? इससे पहले कितने हुए हैं? 12 तो 14। सो इट्स गोइंग टू बी 3p4। तो अब इसका वो जो बाहर वाला शेल है ना, सबसे बाहर वाला, वो क्या है? उसमें पड़ा हुआ है एक S पड़ा हुआ है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और एक P पड़ा हुआ है जिसमें देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो S2p4 आ रहा है, ठीक है? क्लियर है? तो इससे मतलब आपको शेल नंबर्स नहीं पता लगे कौन सा शेल है, मतलब आपको ये नहीं पता लगे 2s है या 3s है या कौन सा शेल है, बट यू वुड नो कि जो सबसे बाहर वाला शेल है ना, उसके अंदर एक P होगा और एक S होगा। इन सारों के अंदर ना एक जो P ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि P फिल अप हो रहा होता है, ठीक है? द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इनटू द P। सो नोबल गैस भी उठा लेते हैं कि नोबल गैस की उठाओ, आर्गॉन ले लो 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो इफ यू टेक आर्गॉन तो एंड में S2p6 आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s2 और फिर 3p6 18 इलेक्ट्रॉन्स आर फुल। So the outermost shell that's NS with 2 electrons and there's a P with 6 electrons in it. So it is coming out to be S2p6. Is this clear? This thing? Sir, what about helium and other elements? Noble gas. कौन सा? वो हीलियम का डिफरेंट होगा, वो दो एक्सेप्शंस हैं क्योंकि हीलियम में P आता ही नहीं है, ठीक है? तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछे कि हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो अलग से ही कर लो, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये पैटर्न नहीं फॉलो करा होगा। हीलियम विल जस्ट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो तो बस 1s2 है, दैट्स इट। और हाइड्रोजन जो 1s1 है, ठीक है? तो वो इसको फॉलो नहीं करा होगा, वो एक एक्सेप्शन है। और हाइड्रोजन भी किसी पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं होता, ठीक है? तो हाइड्रोजन बस टॉप पे पड़ा होता है, दैट्स 1s
1. ठीक है, क्लियर है सारा? Yes, sir. तो आपको ना अब पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली जस्ट लुक एट द पीरियड टेबल एंड लुक एट द ग्रुप नंबर एंड यू विल नो कि व्हाट्स ऑन द आउटसाइड. पी पड़ा हुआ है, एस पड़ा हुआ है, कौन से सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर पड़े हुए हैं. तो होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो ये कि देयर आर 2 एक्सेप्शंस जो आपको अलग से याद रखनी है. And they don't exactly follow the off-bow principle. No, they almost follow the off-bow principle. Actually, इससे ज़्यादा हैं, 3-4 और भी elements हैं, but they're not in your course. So these ones, they don't exactly follow the off-bow जो table बना हुआ है ना, order off-bow principle. अच्छा, those 2 exceptions are your 2 transition metals. One of them is copper. Copper is supposed to have 29 electrons. तो उसकी अगर off-bow principle follow करें ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनती है 1s2 2s2 2p6. ठीक है, 3s2 3p6. उसके बाद 4s2 फिलअप होगा और फिर ना आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, वो 3d में चले जाएंगे. ठीक है, so according to the off-bow principle, this should have been your electronic configuration. Reality is copper की electronic configuration is not exactly this. Copper's electronic configuration, instead of having 9 electrons in the D, it actually has 10 electrons in the D. And instead of having 2 electrons in the 4s, it actually has 1 electron in the 4s. So you have to remember this. कि वैसे क्या आना चाहिए था, 4s2 और 3d 9 आना चाहिए था. But in the case of copper, what you're getting is actually 4s1 3d 10. So it's not exactly following this. You have to remember this separately. And this happens because a completely filled D subshell is more stable. In the case of copper only. कि कॉपर के केस में ना डी सबशेल, और रिमेंबर ये बात सिर्फ कॉपर भी अप्लाई होती है, ठीक है, और किसी एलिमेंट पे अप्लाई नहीं होती. इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है. व्हाट यू जस्ट नीड टू नो इज कि कॉपर इज एन एक्सेप्शन. इट डजंट फॉलो द ऑफ-बॉ प्रिंसिपल एग्जैक्टली. उसका जो एंड वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा सा चेंज होता है. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट. ठीक है, और उसके पीछे रीजन ये है कि कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल अगर कंप्लीटली फिल्ड होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली पेयर्ड होंगे, so that's a more stable electronic configuration. ठीक है, but that only relates to copper. And there's another one, and that one is chromium. Chromium has 24 electrons. So for 24 electrons, it's going to be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, and you got 4s2. Of it, the 4 electrons that are left in the 3d, that's 3d4. So the electronic configuration of chromium should have been this according to the off-bow principle. Usme bhi lekin masla hai कि instead of having 4 electrons, this is actually 3d5. It has 5 electrons. Instead of having 2 electrons in the s, this one only has 1. तो इसके अंदर भी same explanation है कि D being completely half-filled, like each of the orbital in D having 1 electron each, that's considered to be a more stable electronic configuration for chromium only. ठीक है, तो ये 2 exceptions बस आपने याद रखनी है. ठीक है, कि क्योंकि remember you've got hundreds of atoms. ठीक है, not all atoms are exactly the same. ठीक है, not every atom will have the same nuclear attraction. ठीक है, so the electrons, मतलब expect करना कि all atoms would follow the exact
डी सबशेल फिल भी नहीं होगी सर में। कौन सा? नहीं वो समझ नहीं आई, फिर से रिपीट करो। आवाज नहीं है मेरी। कोई क्वेश्चन था किसी का? सर मैं कह रहा हूँ सर आप बेसिकली कह रहे हैं सर कि हर ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तभी मोस्ट स्टेबल होगा। नहीं, वो होता है इलेक्ट्रॉन स्विच कर जाता है ना कि, और रिमेंबर ये सिर्फ क्रोमियम के लिए, किसी और एटम पे नहीं अप्लाई करना, ठीक है? दिस ओनली हैपेंस फॉर क्रोमियम। यस सर ये 3p6 तक तो हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो आप क्या 3d जो शेल है उसके अंदर आप अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे तो फिर तो शेल मुकम्मल हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो जाएंगे, तो आपने 4s क्यों डाला है? नहीं नहीं, सीडी में एक तो 6 आते नहीं है, सीडी में 10 आते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज है कि कल मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्डर में फिल अप नहीं होते। ये जो सबशेल्स होते हैं ना, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैंने कल एक्सप्लेन किया था, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, 8 इलेक्ट्रॉन्स इधर आए। थर्ड शेल में 18 आते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि वो जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल के अंदर ना दे फेस रिपल्शन, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले ही आ गए। वो बाहर वाला शेल खाली पड़ा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स फिर बाहर वाले को फिल अप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो रिमेंबर कि वो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, मतलब आपने ऑफ वर्क प्रिंसिपल को फॉलो करना है, ठीक है? ये नहीं होगा कि फर्स्ट शेल पहले फिलअप होगा, फिर सेकंड शेल फिलअप होगा, फिर थर्ड शेल पूरा फिलअप होगा, कि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स जब तक यहाँ पे नहीं आएंगे वो अगला वाला फिलअप ही नहीं होगा। होता ये कि 8 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आते हैं ना थर्ड शेल के अंदर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले ही आ गए हैं, तो रिपल्शन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर करता है कि वो थोड़ा बाहर चला जाए। बात क्लियर है? जी सर। तो ऑर्डर आपने आपने खुद से डिसाइड नहीं करना कि भाई यहाँ पे जगह खाली। यस सर ये क्रोमियम की जो आपने जो 3d5 लिखी है सर, इस तरह आपने क्या स्टेबल हो जाता है सर? इस तरह स्टेबल होता है सर कि हर ऑर्बिटल को एक मिल जाता है इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, सही सर। क्योंकि वो मतलब इसको इस तरह सोच लो, ऑल्दो इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको इस तरह सोच लो कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, ठीक है? मैंने इमेजिन करो कि डी के अंदर ना 9, या इसको इस तरह सोच लो, 4s में आपके पास ना 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, यहाँ पे डी में एक ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर जाके क्यों फिट हो, जबकि वहां पे जगह खाली पड़ी हुई है? बात समझ आइए? तो उसके लिए इट्स अ मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो just remember कि ये 2 exceptions हैं, and no one is going to ask you in detail कि भाई ये क्यों हो रहा है, ठीक है? रिमेंबर कि हर एटम जो है ना वो डिफरेंट है, हर एटम का जो न्यूक्लियस है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हर एटम एक ही तरीके से अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करे। तो कुछ एटम्स होते हैं जो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेते हैं, कि हो सकता है उनकी अट्रैक्शन ज्यादा हो न्यूक्लियस की, तो वो इलेक्ट्रॉन ना ये बाहर वाले शेल से खींच के ना उसको अंदर ले आते हैं, ठीक है? तो मतलब बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं इसकी, कि मतलब 4s में 2 होने चाहिए थे, 3d में 9 है, लेकिन 3d कम्प्लीटली फुल हो रहा है। तो एक रीजन ये भी हो सकती है कि इसका जो न्यूक्लियस है उसकी शायद अट्रैक्शन जो है ना इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो थोड़ी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ना बाहर से खींच के ना थोड़ा अंदर ले आता है, अंदर वाले शेल में, और उसको फिल अप कर देता है। तो देयर कुड बी मेनी एक्सप्लेनेशंस फॉर दिस, लेकिन ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज कि दीज आर योर 2 एक्सेप्शंस, कि they don't follow the off-war principle exactly, और उसमें होता है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंज होती है, इन दोनों की खाली, बाकी सारे ऑफ-war प्रिंसिपल फॉलो कर रहे होंगे एक्सेप्ट फॉर दीज 2। तो यस, मुझे समझ नहीं कि हाफ फिल इतनी ज्यादा स्टेबल क्यों है? कि उसकी रीजन क्या है? अच्छा, ये इसके पीछे ना मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस है। एक एक्सप्लेनेशन है कि जी हाफ फिल्ड, अच्छा चलो हाफ फिल्ड वाला मैं कर देता हूँ, ठीक है? 3d4 था और 4s2, रिमेंबर इसके पीछे ना हर किसी ने ना कोई 5-6 डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस दी हुई है, ठीक है? अच्छा, तो पहली एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ कि 3d4 है और 4s2 है। तो 3d4 का मतलब है कि डी के अंदर ना 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर ना लेट्स से मैं वैसे इसको किस तरह शो करूँ, एक सेकेंड। अच्छा, तो 5
ऑर्बिटल्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, मैं इसको बस रैंडमली स्पेसेस बना रहा हूँ, ठीक है। D4 का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो D एक खाली पड़ा हुआ है ना, ये क्लियर है। जी और 4s में ना 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए, राइट। तो मुझे बताओ कि वो 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करें तो ज्यादा बेहतर नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन, उसके लिए ज्यादा आसान नहीं होगा कि वो वहां से जंप करके डी में आ जाए, क्योंकि वहां पे थोड़ी रिपल्शन ज्यादा होगी, यहाँ पे खाली जगह पड़ी हुई है, तो वो खाली जगह आके फिलअप कर देता है। ये क्लियर है? यस सर। तो इट्स अ मोर स्टेबल का मतलब है मोर लाइकली। स्टेबल वो चीज होती है जो एग्जिस्ट करती है अपनी स्टेट में, अनस्टेबल चीज वो होती है जो चेंज हो जाती है। तो इस तरह वो अनस्टेबल है, यानी वो ज्यादा देर, जस्ट अ सेकेंड, अच्छा, इस तरह उसकी रिपल्शन वगैरह थोड़ी सी ज्यादा है अगर वो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। अच्छा, एक और एक्सप्लेनेशन ये कि कॉपर का जो न्यूक्लियस है या क्रोमियम का न्यूक्लियस है, कॉपर का कर लेते हैं, 29 प्रोटॉन्स है। किसी और ने एक्सप्लेनेशन ये दी है कि भी डी जो है ना, वो डी के इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में, तो ये 3D है, 9 इलेक्ट्रॉन्स है। और 4s के जो इलेक्ट्रॉन है वो और भी दूर पड़े हुए हैं, फोर्थ शेल, एनर्जी लेवल ज्यादा है, ठीक है, तो वो और भी दूर पड़े हुए हैं, 4s2। तो इन द केस ऑफ कॉपर एंड कॉपर ओनली, उसका जो न्यूक्लियस है ना वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो वो क्या करता है कि उसके जो न्यूक्लियस है ना, कंपेयर टू द अदर एटम्स, उसके न्यूक्लियस में द अट्रैक्शन इज स्लाइटली मोर। तो व्हाट इट डज इज कि वो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जगह खाली है, तो उसका इलेक्ट्रॉन ना ड्यू टू द ग्रेटर अट्रैक्शन वो जंप करके अंदर वाले शेल में आ जाता है, वहां पे फिल अप कर देता है, ठीक है। तो वो उसको 10 कर देता है और उधर 1 होता है। सो कॉपर का जो न्यूक्लियस होगा ना, उसकी थोड़ी सी अट्रैक्शन शायद ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ना 4s को कंप्लीटली फिल अप नहीं करता, वो प्रेफर करता है कि अंदर वाले शेल को फिल अप कर ले, ड्यू टू द ग्रेटर अट्रैक्शन। इज दिस क्लियर? जी सर। अच्छा, सो द पॉइंट इज कि देयर आर मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस फॉर दिस, ठीक है, नो वन नोज द राइट आंसर एक्चुअली। तो बस आप एंड में ये कहते हो कि भी जो कंप्लीटली फिल्ड है ना, इट्स मोर स्टेबल, क्योंकि वो यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एग्जिस्ट करता है। दूसरी वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके अंदर वो एग्जिस्ट करना नहीं चाहता, ठीक है। वो हमेशा 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स डाल देता है और 4s में 1 होता है उसके। और इसमें भी ना 3D4 होना चाहिए था, लेकिन इंस्टेड इट्स 3D5 और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो उसके पीछे जो explanations हैं, there are many different explanations. No one has been actually exactly been able to pinpoint what's the reason for that. बस ये याद रखना है आपने कि ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, these are your 2 exceptions. और इनके बारे में ना थोड़ा ख्याल से, क्योंकि a lot of times in the questions people forget कि copper and chromium की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन is slightly different compared to the other ones. तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ना वो बीच में कॉपर और क्रोमियम वैसे ही बीच में डाल रहा होता है आपको ये चेक करने के लिए। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस कि कॉपर एंड क्रोमियम आर हैव स्लाइड एक्सेप्शंस, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से यस कि यस हम जो ओ लेवल्स में शेल्स वगैरह पढ़ते हैं एंड वी यूज्ड टू फिल अप द होल शेल कंप्लीटली एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट शेल, दैट वाज कंप्लीटली रॉन्ग। नहीं, ओ लेवल्स में यू नेवर फिल्ड अप द फर्स्ट शेल्स कंप्लीटली। मतलब जिस तरह अगर आप कैल्शियम थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते थे, आपने कभी भी ओ लेवल्स में 18 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में फिलअप किए ही नहीं, आप अगले शेल में चले जाते थे। जिस तरह कैल्शियम होता था ना, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, आप फिर आगे मूव करते रहते थे, राइट राइट, ठीक है। तो इवन ओ लेवल्स में भी आपने थर्ड शेल को कंप्लीटली फिलअप नहीं किया था। तो बस आपने ऑफ ऑफ प्रिंसिपल फॉलो करना है, ठीक है। रिमेंबर के जब एक शेल में इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा हो जाते हैं तो बाहर वाले शेल खाली पड़े होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर करते हैं कि भी पहले उसको फिलअप कर लें, क्योंकि वहां पे रिपल्शन कम है। जब उनमें भी थोड़े से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो फिर अंदर वाली जो लोकेशंस है ना, वो फिर थोड़ी सी ज्यादा उसको अट्रैक्टिव लगती है कि भाई अब बाहर भी रिपल्शन है, तो बेहतर है कि न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ जाओ, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू फॉलो द ऑफ ऑफ प्रिंसिपल, दैट्स इट, ठीक है। और उससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता लग जाएगी। बाकी जो चीज़ हमने पढ़ी है वो ये कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाफ फिल्ड, इसको हम मार्क करते रहते हैं कि इनकम्प्लीटली, अच्छा एक ये कि इनकम्प्लीटली फिल्ड सबशेल को आप उसमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह होंगे,
ठीक है, ये हमने पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा है कि डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने पता करनी है तो यू कैन डू दैट बाय जस्ट लुकिंग एट द आउटर शेल। एक चीज जो मुझे इसमें मिसिंग है वो मुझे बताओ कि शेल नंबर किस तरह पता लगता है, कि अगर मैं डायरेक्टली शेल नंबर पता करना है फॉर एन एटम, लाइक पीरियोडिक टेबल से डायरेक्टली। पीरियड नंबर से। हाँ ठीक है, उसका जो पीरियड नंबर है ना दैट विल गिव यू द शेल नंबर। कि कोई भी एलिमेंट होगा ना इफ इट्स इन द फर्स्ट पीरियड तो दैट्स गोइंग टू हैव शेल नंबर 1, यानी उसका एनर्जी लेवल है 1। एनी एलिमेंट इन पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, जैसे आयोडीन पीरियड 5 में है, ठीक है, तो उसका जो आउटरमोस्ट शेल होगा वो 5 होगा, उसका एनर्जी लेवल जो होगा ना वो 5 होगा। तो आयोडीन हमने कहीं लिखा था, उसका देख भी लो कि उसका जो आउटरमोस्ट शेल है ना दैट इज 5। तो ये भी एक पॉइंट है जो ऐड कर देते हैं कि पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट it directly gives you the shell number of the valence shell. यानी आपको उससे पता लग गया कि अच्छा, आपको उससे पता लग गया कि भाई ये S2 और P5, ये तो आप सिर्फ प्योर टेबल से आपने यू फिगर आउट कि आयोडीन इज इन ग्रुप 17, सो इट्स गोइंग टू बी S2 एंड P5। अगर आप उसका पीरियड नंबर देखोगे वो तो 5 आ रहा है, उसका मतलब है 5th शेल के होंगे, ठीक है, 5S2 एंड 5P5। तो उससे आपको ना डायरेक्टली शेल नंबर भी पता लग जाएगा कि आउटरमोस्ट शेल का पीरियड नंबर से यू कैन फिगर आउट द शेल नंबर। इज दिस क्लियर? यस सर। यस अच्छा चलो ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली दैट इज कंप्लीट, ठीक है। उसमें अब हम ये करेंगे कि कल से विल डू पास पेपर क्वेश्चंस, ठीक है। मैं उस पर पोस्ट कर रहा हूँ क्लासरूम के अंदर वर्कशीट। उस वर्कशीट, अच्छा वो वर्कशीट जो है ना वो टॉपिक सब टॉपिक वाइज है, ठीक है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलग क्वेश्चंस है, एवरीथिंग इज डिवाइडेड। तो वो फिर हम कल से प्रैक्टिस करेंगे। मेक श्योर यू गेट अ प्रिंटेड कॉपी एज वेल। स्कूल बंद है, या तो उसको प्रिंट करा लो, ठीक है। मेक श्योर यू प्रैक्टिस फ्रॉम दैट वर्कशीट। कल से हम वही प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे इसके क्वेश्चंस, क्योंकि रिमेंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आसान है, क्वेश्चन रिमेंबर इज 40% कॉम्प्रिहेंशन। मतलब क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा ना तो ये सारा काम, इस सारे का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो रिमेंबर क्वेश्चंस आर इवन मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। 40% एफर्ट जो है ना इट्स अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। तो वो फिर हम कल से स्टार्ट करते हैं। विल ट्राई एंड डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो अगर डेटा बुकलेट प्रिंट करनी है, किसमें हमने डेटा बुकलेट प्रिंट करवानी है। नहीं, मैं वर्कशीट दे रहा हूँ। डेटा बुकलेट तो वैसे ही प्रिंट करके साथ रख लो, ठीक है। वर्कशीट में दे रहा हूँ इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो वो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, सो यू कैन प्रिंट दैट, ठीक है। ऑलराइट सर। सर ये वाले नोट्स भी प्लीज शेयर कर दें। हाँ ये मैं शेयर कर देता हूँ, मैं इसकी वो बना देता हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों चीजें कर रहा हूँ। चलिए ओके एवरीवन, जाने से पहले वो लिख लो, यहाँ पे प्रेजेंट लिख लो सारे। ऑल्सो सर व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना तो दिया बट मेरे पास बाकियों के नंबर नहीं है, तो आपको मैंने एडमिन बना दिया, आप अगर ऐड कर सकते हैं उसमें तो। अगर उसका गूगल हाँ, क्लासरूम सारे नहीं है सर, तो इसलिए फिर रोज लिंक्स सेंड करने पड़ते हैं। मैं ऐसे में गूगल क्लासरूम में पोस्ट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मेरे ख्याल से स्कूल की पॉलिसी नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप की। तो सर सब टीचर्स ने बनाए हुए हैं। कंफर्म बने, मैं फिर उसका लिंक उस पर शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप का ना लिंक मैं उसी के ऊपर क्लासरूम के ऊपर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों चीजें मैं अभी कर लेता हूँ, तीनों चीजें, ठीक है। चले राइट प्रेजेंट एंड देन यू कैन लीव, ठीक है। सर आप प्लीज कल की लेक्चर रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं? मैं दोनों चीजें करता हूँ। चले ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।